मैं अभय नारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीए थर्ड सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र विषय में यूनिट 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे सुन कर के छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। यूनिट 4 तृतीय सेमेस्टर में टॉपिक है दबाव समूह। दबाव समूह हमारे पाठ्यक्रम में है, और दबाव समूह है क्या, इसके बारे में हम पहले विचार करते हैं। दबाव समूह का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। दबाव समूह एक संगठन का नाम है, और इस संगठन का आधार भाषा हो सकता है, धर्म हो सकता है, कोई व्यवसाय हो सकता है, कोई जातिगत चीज़ें हो सकती हैं। इस संगठन के निर्माण का उद्देश्य यही है कि उस संगठन से जितने भी लोग जुड़े हैं उनका लाभ हो, और ये लाभ दबाव समूह अपने दबाव के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से अपने संगठन के लोगों को लाभ कराते हैं। ये राजनीतिक संगठन जैसे राजनीतिक संगठन राजनीतिक दल होता है, लेकिन दबाव समूह जो है गैर राजनीतिक। ये भी संगठन है और राजनीतिक दल भी संगठन है। दोनों में सिर्फ अंतर यह है कि राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करती है और विजय होने के बाद अगर बहुमत मिलता है बनाती है। किसी भी देश और राज्य में सरकार चलाने की उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन दबाव समूह में ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा संगठन है जो सरकार से बाहर आकर के सरकार के लोगों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से, कल कारखानों से अपनी बात मनवाती है और कहती है कि ये चीजें हमारे संगठन के लोगों के हित में है, तो ये कार्य होना चाहिए और इसका प्रभाव अच्छा होता है। सक्रियता आती है। आप जानते हैं कि किसी भी देश की सरकार हो, वहां पर नौकरशाही हर देश में पनपती है। चाहे अमेरिका का उदाहरण ले लें, चाहे भारत का ले लें, चाहे फ्रांस का ले लें, चाहे इंग्लैंड का ले लें, किसी भी देश का ले लें, ब्यूरोक्रेट जो किसी भी कार्य को करने में समय लगाता है, ढीलावाजी करता है,
कहता है कि कल आइए और उसको कुछ ना कुछ न्यूज निकाल करके रिजेक्ट करता है और पब्लिक जो है परेशान। इसको रोकथाम के लिए, इसी कार्य की सक्रियता के लिए, लोगों की समस्या को सरल बनाने के लिए, निदान के लिए ये संगठन देश में जगह जगह पर है और काम कर रहे। इसका ओरिजिन अगर हम कहें तो अमेरिका से होता है। अमेरिका में पहली बार दबाव समूह का प्रचलन हुआ और ये दबाव समूह कलकत्ता में सक्रिय होकर के अन्य जगहों पर भी सक्रिय हुए और वहीं से देख करके हम लोग भी हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमारे यहाँ भी प्रचलन में आ गया और तब से दबाव समूह हमारे यहाँ भी कार्य कर रहा है। दबाव समूह के रूप में आप हम उदाहरण छोटा सा दें तो एक विद्यार्थी परिषद का हम उदाहरण दे सकते हैं और ये संगठन विद्यार्थियों का है और विद्यार्थियों के हित में ये कार्य करता है। ये दबाव समूह मुख्य रूप से ये प्रेशर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये परिषद जो है बीजेपी की जो सिद्धांत है उसकी प्रचार प्रसार करता है और अपनी पार्टी के साथ साथ छात्रों के हित में कार्य करता है। इसके अलावा स्टूडेंट फेडरेशन दूसरा है संगठन विद्यार्थियों का, स्टूडेंट फेडरेशन। स्टूडेंट फेडरेशन संवादी दल से जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ। ये संवादी दल के सिद्धांतों के आधार पर छात्रों को प्रशिक्षण करता है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति कराता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रेशर ग्रुप हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट, नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है जो छात्रों के हित में कार्य करता है। तो ये तो छात्र संगठनों की बात हमने कहा। अन्य भी संगठन है जैसे हिंदू महासभा है, राष्ट्रीय स्वयं संघ है, इसके अलावा जमायत इस्लाम है, जमायत इस्लाम हिंद है, जमायत इस्लाम के साथ साथ अन्य भी धार्मिक संगठन है जो अपने धर्म के हितों के लिए कार्य करता है। इसके अलावा धार्मिक धर्म के आधार पर जो दबाव समूह बने हैं, विद्यार्थियों के आधार पर जो समूह बने हैं, इसके अलावा जातिगत आधार पर भी दबाव समूह का ओरिजिन भारत में है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में नाडार जाति संघ है, तमिलनाडु दक्षिण भारत में है, वहाँ नाडार जाति संघ है। इसके अलावा अन्य भी जाति समूह है। आंध्र प्रदेश में कामा और रेड्डी, कामा
और रेडी। ये भी दबाव समूह है। कामा और रेडी ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये जाति समूह काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान में जाट और राजपूत संघ, राजस्थान में आंध्र कामा और रेडी जात समूह जो है आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा राजस्थान में जाट और राजपूत गुट है। जाट और राजपूत गुट ये राजस्थान में है। ये दबाव समूह भी काम कर रहा है जातिगत आधार पर। इसके अलावा बिहार में पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग संघ, ये भी हमारे यहाँ देखते हैं कि एक दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अन्य भी राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो इसमें भी कायस्थ संघ हमारे यहाँ काम कर रहा है। और इसी तरीके से यादव बिरादर के लिए, यादव जात के लिए भी जातिगत समूह जो है बना हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अन्य भी संगठन बने हुए हैं। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण संगठन कार्य कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह लगभग विशेषकर प्रांतों में है जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। हम देखते हैं कि इन दबाव समूहों का उद्देश्य ये है कि अपने जातियों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जो प्रोफेशन में जो जुड़े हैं उनके लिए काम करना, उनके हितों को बढ़ावा देना, उनके जान माल के अलावा न्याय दिलाना इनका उद्देश्य है। अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि दबाव समूह क्या है, तो इसके लिए विभिन्न विद्वान ने विभिन्न प्रकार से परिभाषा दी है, जिसको आपको समझना होगा और सुनना होगा। पहला जो परिभाषा है वो है मायरन बीनर का। मायरन बीनर, मायरन बीनर ने लिखा कि दबाव समूह से तात्पर्य ऐच्छिक रूप से संगठित
ऐसे समुदाय से है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, मनोनयन तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। यानी दबाव, माइनर विनर ने दबाव समूह का तात्पर्य एक ऐसे संगठन से जोड़ा है जो ऐच्छिक रूप से बने हैं, ऐच्छिक रूप से बना हुआ है। इसके अलावा एक परिभाषा है ओडिगार्ड का, कि ओडिगार्ड ने कहा कि दबाव समूह औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन है ये मानते हैं कौन? ओडिगार्ड ने। माइनर विनर मानते हैं कि ये ऐच्छिक संगठन है। दोनों ही परिभाषाओं का उद्देश्य यही है कि अपने संगठन की हितों की पूर्ति करना इनका उद्देश्य है। अब आते हैं कि दबाव समूह को कितने रूपों में बांटा जा सकता है। तो दबाव समूह को, जो भारत में क्रियाशील दबाव समूह है, दबाव समूह में यहाँ भारत के संदर्भ में ही आपको पढ़ना है। तो दबाव समूह का वर्गीकरण करें तो आमंड और पावेल ने जिस हिसाब से कंसेप्ट दिया है, उनके आधार पर भारतीय दबाव समूह को 4 भागों में बांटा जा सकता है। दबाव समूह के प्रकार, ये 4 प्रकार के हैं। पहला जो दबाव समूह है उसको हम संस्थात्मक दबाव समूह कहेंगे। पहला संस्थात्मक दबाव समूह। दूसरा समुदायात्मक दबाव समूह। तीसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह। चौथा है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। अब एक एक दबाव समूह के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको सुन करके आप समझेंगे। ये जो समूह है संस्थात्मक दबाव समूह, ये काफ़ी संगठित होता है और इनका एक सुदृढ़ आधार होता है। ये ज़्यादातर राजनीतिक दलों में और नौकरशाही में, इसके अलावा विधानमंडलों में, सेना में, कल कारखानों में ये सक्रिय रहता है और अपनी बात मनवाता है। जैसे राष्ट्रीय स्वयं संघ का उदाहरण ले लें तो आरएसएस जो है संस्थात्मक दबाव समूह के अंतर्गत आएगा और ये अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी को किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, ये दबाव देता है। आरएसएस दबाव देता है और अपनी बात मनवाता है विधायकों से, मंत्रियों से,
अन्य जगहों पर अधिकारियों से और कार्य को संपन्न कराता है। इसके अलावा समुदायात्मक जो दबाव समूह की बात कर रहे हैं तो ये विशेष किसी समुदाय से, जैसे मान लीजिए महिलाओं का कोई संगठन है या किसी धर्म से संबंधित, किसी जात से संबंधित एक लोगों को हितों की पूर्ति करने के लिए संगठन बनाया गया हो, या किसी व्यवसाय पर सक्रिय हों, जैसे श्रमिक संगठन इसमें का उदाहरण दे सकते हैं। जो भी श्रमिक संगठन हमारे यहाँ बने हैं वो जो है समुदायात्मक के अंतर्गत आता है, क्योंकि श्रमिक जो है एक समुदाय विशेष के लिए कार्य करता है। और श्रमिक में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब तमाम तरह के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये सब श्रमिक संगठन है जो भारत में कार्य करते हैं। और इनका उदाहरण आप समुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके अलावा असमुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत उसको हम गिनते हैं जो अनौपचारिक रूप से अपने हितों की पूर्ति करते हैं। और ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि संगठित अनौपचारिक रूप से होते हैं, ज़्यादा संगठित नहीं होते हैं। और इसके अंतर्गत हम जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनको, धार्मिक संगठनों को इसके अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। हिंदू महासभा कह लीजिए, चाहे मुस्लिम लीग कह लीजिए, चाहे जो भी इस ढंग के संगठन मुस्लिमों के हित के लिए चाहे और किसी के लिए कार्य कर रहा है, तो ये कार्य जो है आपका असमुदायात्मक के रूप में स्वरूप ग्रहण करता है, जो एक अनौपचारिक रूप से अपने हितों की पूर्ति कराता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने हिंदू धर्म से संबंधित संगठन है, चाहे मुस्लिम धर्म से संगठित संगठन है, वो समुदायात्मक के अंतर्गत आता है। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह के अंतर्गत हम उन दबाव समूहों को काउंट करते हैं जो अपने मांगों के लिए प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। और ये प्रदर्शन का सहारा लेते हैं, इनका कोई संगठन बहुत वैसा नहीं है, लेकिन ये बहुत खूंखार होते हैं। जैसे शिवसेना, शिवसेना का उदाहरण ले सकते हैं इसमें। शिवसेना, इसके अलावा शिवसेना के अलावा आप कुंवर सेना, कुंवर सेना जो है बिहार में ज़्यादा सक्रिय है, शिवसेना से महाराष्ट्र में ज़्यादा सक्रिय है, ये आप परिचित होंगे। इनकी जो कार्रवाई होती है वो आक्रामक होती है। तो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह में शिवसेना, कुंवर सेना वगैरह का, और समुदायात्मक में धार्मिक संगठनों का नाम लिया जा सकता है। समुदायात्मक श्रमिक संगठन वगैरह का नाम लिया जा सकता है। और संस्थात्मक दबाव समूह में ऐसे संगठनों को लिया जाता है जो अपने आप में संगठित हों और जो एक सिद्धांतों पर चलते हों। इसके अलावा हम दबाव समूह का जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि दबाव समूह का क्या विशेषताएं हैं, और इसके बाद दबाव समूह का होना क्यों
आवश्यक है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। दबाव समूह की विशेषता ये है ये अनौपचारिक संगठन होता है। दूसरा, ये सरकार में सम्मिलित नहीं रहता। तीसरा, ये अनुनय विनय हड़ताल प्रदर्शन आदि के माध्यम से अपने कार्य को कराता है। चौथा, दबाव समूह की जो विशेषता है कि ये सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग करता है। ये सार्वजनिक नीतियों के निर्माण सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग करता है। और भी विशेषताएं आप उल्लेखित कर सकते हैं कि ये चुनाव में भी किसी पार्टी का सहयोग करता है, लेकिन ये स्वयं अपना उम्मीदवार कोई नहीं खुल करके अपना कोई उस चुनाव में या चाहे सरकार में सहभागी नहीं होता है। दबाव समूह की क्यों आवश्यकता है, दबाव समूह क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। दबाव समूह की आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, दबाव समूह क्यों आवश्यक है? दबाव समूह लोकतंत्र की सफल बनाने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु आवश्यक चीज़ें हैं। किसी कार्य को सरल तरीके से संपन्न करने के लिए आवश्यक है लोगों को एक साहस देना, अपने अधिकारों को पहचानना, अपने हितों का संरक्षण करना के लिए आवश्यक है। इसके अलावा दबाव समूह किसी भी लोकतंत्र में और शासन निरंकुश न हो, इसके लिए आवश्यक है। तो सरकार को निरंकुश होने से ये संगठन बचाता है, निरंकुश होने से बचाता है। इसके अलावा दबाव समूह आपको आपकी जितनी भी समस्या है या जितनी भी आपकी पहचान है या जितनी भी आपकी मांग है उसको जीवित रखने का कोशिश करता है कि वो जीवित रहे, चाहे वो समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे सरकार में हो, हर जगह उस चीज़ की महत्व रहे। इसका दबाव समूह संरक्षण देता है और उसके लिए हमेशा कार्य करता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको
तृतीय सेमेस्टर के बच्चों को जाति और राजनीति, भारत में जाति और राजनीति किस प्रकार से है, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम एक मॉरिस जोन्स का कथन को उल्लेख करेंगे। इन्होंने कहा कि भारतीय शासन को दबाव समूह पर उन्होंने एक टिप्पणी किया कि यदि भारतीय लोकतंत्र को समझना है तो यहाँ पर जितने भी अज्ञात संगठन हैं और उसको समझना, सरकारी या अज्ञात संगठन है उसको समझना जरूरी है। इस संगठन को समझने के बिना भारतीय लोकतंत्र को समझना बड़ा कठिन है। तो ये दबाव समूह पर भी लागू होता है, ऐसे संगठनों पर लागू होता है जिसको आप नहीं जानते हैं, और वो भारतीय सरकार या शासन व्यवस्था या सरकारी संगठन या सरकारी कार्यालय को हमेशा ये प्रभावित करते हैं, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे कल कारखाने हो। तो मॉरिस जोन्स का ये परिभाषा और ये कथन उल्लेख करना हम आवश्यक समझ रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी पाठ को समाप्त करते हैं। जय